सबके हाथ में सिलेबस है। आइए पहले सिलेबस को देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि हम करने वाले क्या क्या हैं। ये जो सिलेबस है ये केवल मैथ्स और रीजनिंग का है, पर हमें इसमें पूरी चीजें कवर करनी नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट मैथ्स और कंप्लीट रीजनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। इसमें आप निशान लगाते चलिएगा जो हमारा सीसेट का टारगेट रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बेसिक न्यूमरेसी, जो बिल्कुल सबसे बेसिक गणितीय प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि विभाजन के नियम, एचसीएफ और एलसीएम, डेसिमल, फ्रैक्शन, दशमलव की संख्या और भिन्न, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सरलीकरण, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये कंप्लीट है, हमें मतलब पूरा तैयार करना इसे। सेकंड फेज है जिसे हम कहेंगे कि रियलिटी में मैथ्स के सबसे ज्यादा सवाल इसी से आते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत, लाभ और हानि, औसत, एवरेज, मिश्रण, एलिगेशन, इसे हिंदी में हम मिश्रण कहेंगे, रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात, समानुपात, और पार्टनरशिप कैंसल करेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने अभी तक एक बार भी सवाल नहीं पूछा है, पर हम लास्ट में मिसलेनियस के रूप में जरूर पढ़ेंगे। क्योंकि यदि आप लोग छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश या राजस्थान का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें कई बार पार्टनरशिप के सवाल आते हैं, तो हमें स्टेट पीसीएस को भी फोकस करते हुए चीजों को कवर करना है। थर्ड फेज टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, पाइप और सिस्टम, पाइप और टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ट्रेन पर आधारित प्रश्न, इसमें जो पांचवा और छठवा है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, वैसे यूपीएससी ने केवल एक बार प्रश्न पूछा है, इसे हम सबसे लास्ट में करवाएंगे, जैसे पार्टनरशिप हम करने वाले हैं, तो उसे निशान लगा दीजिएगा कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको गणित ठीक लगता है और वो कर सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये भी कवर किया जाए। तो बोट एंड स्ट्रीम, रेस, ये दोनों ही टॉपिक हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगले फेज में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कवर जरूर करवाया जाएगा, लेकिन यूपीएससी में इसके सवाल नहीं आए हैं। केवल 2017 में एक प्रश्न यूपीएससी ने सिंपल इंटरेस्ट में पूछा था, इंस्टॉलमेंट वाला, केवल एक प्रश्न। तो हम एक प्रश्न के लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन अंतिम रूप में इसको कवर करना जरूरी है, क्योंकि पीसीएस देना है आप लोगों को। फिर लॉग पूरी तरह से कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये केवल एसएससी वालों के लिए है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, यूपीएससी का इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब आते हैं फिफ्थ फेज जो मेंसुरेशन वाला है, इसमें एरिया एंड वॉल्यूम यूपीएससी पूछती है, पर मैं फिर से वैकल्पिक रखूंगा कि जिन्हें करना है वो करेंगे। जहां मैं वैकल्पिक कह रहा हूं, ये आप मान के चलेगा कि अगर आप इसको स्किप करना चाहे तो कोई बुरा नहीं है, पर अगर आप पीसीएस देना चाह रहे तो इसको जरूर करिएगा। फिर इसके बाद आता है बेसिक ऑपरेशन से लेकर कंप्लीट नीचे हाइट एंड डिस्टेंस तक, 8वीं फेज में ये कंप्लीट लिख दीजिए एसएससी, इसे हम नहीं कवर कराएंगे। हाँ, 9th फेज है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम पूरा कवर करेंगे। इसमें टेबुलेशन मतलब टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ। अब एक नजर थोड़ा रीजनिंग भी देख लीजिए, निशान लगाते चलिएगा, जो टॉपिक हम कह रहे हैं वो कंप्लीट करना है हमें। कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, अरिथमेटिक रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क शक्ति,
ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन नहीं होगा, सीरीज श्रेणी, एनालॉगी सादृश्यता, कोडिंग डिकोडिंग, कूट भाषा, सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था, इनपुट आउटपुट को कैंसिल करेंगे, ये हमारे एग्जाम का नहीं है, ये बैंकिंग में आता है। वेन डायग्राम तार्किक वेन चित्र, पजल टेस्ट पहेली, अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग, और सबसे अंत में डाटा सफिशिएंसी। बाकी कोई भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग में केवल कॉज एंड इफेक्ट असर्शन रीजन को छोड़ दीजिए, बाकी एनालिटिकल रीजनिंग में सब कवर करना है। और नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ ही टॉपिक करने हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से नॉन वर्बल रीजनिंग का वेटेज दिन प्रतिदिन कम हुआ है, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि वो नहीं आने वाला है। जैसे डाइस कवर करना है हमें, मिसिंग टर्म, सीरीज जो डायग्राम वाली सीरीज रहेगी, मिरर इमेज, वाटर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर और क्यूब, ये हमारा सिलेबस है मैथ्स और रीजनिंग का। आइए अब शुरुआत करते हैं हम। आप सभी लोग कॉपी पेन तो लाए हैं ना आज? मतलब ऐसा ना सोचिएगा कि फर्स्ट डे है तो कुछ जीवन का आनंद होगा, युद्ध स्तर पर ही काम चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली सरकार के कारण 7 तारीख का आज 20 तारीख, 13 दिन पीछे है हम लोग। तो मैं जो प्लानिंग पहले थी कि हम मंडे से लेकर फ्राइडे क्लास लेंगे, अब हम प्लानिंग कर रहे हैं मंडे टू सैटरडे। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास रहेगी, केवल संडे के दिन खाली रहेगा, ताकि आप अगर टेस्ट देना चाह रहे हैं तो कहीं पर भी टेस्ट दे सकते हैं। अब हम शुरुआत कर रहे हैं, और मैं थोड़ा सा दायरा बता दूं कि कितने टाइम में कंप्लीट होगा। थोड़ा सा जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, यूट्यूब पर मास्टर ने पूरी चेतावनी जारी कर दी है, करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी सीसेट के प्रति उतने सीरियस अभी भी नहीं लगते हैं जो कि उन्हें होना चाहिए। ये टाइम सबसे बेहतर है जब हम सीसेट को रिलैक्स होकर तैयार कर लेंगे। अब मोटे तौर पर कहे तो मुझे 60 क्लास लगेगी, डेली 2 घंटे की क्लास हम लेंगे। तो 60 क्लास में डेली 2 घंटे का मतलब ये हो जाएगा कि हमारी टोटल 120 आवर्स की क्लास होगी। तो 60 क्लास का अगर हम मोटे तौर पर आपको आइडिया बताएं तो 28 फरवरी मेरे हिसाब से हमारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। 28 फरवरी की डेडलाइन मान के चलेंगे। यदि किसी स्टूडेंट का मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा कमजोर है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि मेरा जब दूसरा बैच स्टार्ट होगा मार्च में, उस बैच में आप फिर से रिवाइज करेंगे। उसके लिए मास्टर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेगा, ऐसा कोई डर ना रखे, क्योंकि मेरा मकसद यह है कि आप सीसेट के प्रति बिल्कुल निश्चिंत रहें और एटलीस्ट 2 बार तो ही सीसेट बढ़िया से आपसे गुजर जाए। जिनका अच्छा है वो एक बार में चीजों को कवर करके फिर रिलैक्स रहेंगे, रिवीजन करने की आदत डालते रहेंगे। सीसेट में केवल करना क्या है, हमें मैथ्स और रीजनिंग को बहुत अच्छा करना है। क्या इसमें कॉम्प्रेंशन कवर होगा कि नहीं? 10 दिनों की हमारी क्लास कॉम्प्रेंशन की रहेगी। उसके लिए हो सकता है कि मैं क्लास को तब 3 बजे से 6 बजे करूंगा, लेकिन वो एंडिंग जब लगभग फरवरी के आखिरी के 10 दिन पकड़िएगा, क्योंकि कॉम्प्रेंशन हम डेली नए पैटर्न वाले देखेंगे। पुराने पैटर्न केवल 1 या 2 दिन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी अब पेपर कठिन कर रही है, कॉम्प्रेंशन पर भरोसा करना कठिन हो गया है। शुरुआत करते हैं हम आज से ही। रीजनिंग पहले रहेगा 1 आवर और अगले 1 आवर रहेगा मैथ्स। तो शुरुआत रीजनिंग से करेंगे हम लोग। सभी को सीसेट में कट ऑफ ये सारी बेसिक बातें पता हैं।
एक छोटा सा आइडिया बता दूं, मैं बस थोड़ा सा हिस्ट्री लेकर जा रहा हूं ताकि कहानी शुरू हो जाए, कहां से युद्ध शुरू हुआ है। 2011 पहली बार सीसेट का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था और केवल ये 3 वर्षों तक चला, 2011, 2012 और 2013। पहला चेंज 2014 में आया और उस वर्ष इंग्लिश के क्वेश्चन सीसेट से हटा दिए गए। इंग्लिश के पहले क्वेश्चन आते थे जो केवल इंग्लिश में होते थे। 2011, 12, 13 में उनके नंबर जुड़ते थे। बहुत बड़ा आंदोलन 2014 में हुआ था, तो इंग्लिश का सिलेबस 2014 में रिमूव हुआ। लेकिन आपको सुनकर अचरज होगा कि वो पहला वर्ष था ऐसा जब पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चन थे, लेकिन क्लास में अनाउंस करवाया गया था एग्जाम हॉल में कि इन प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, तो ये छोड़ा गया था। 2015 से ये क्वालिफाइंग हो गया। 2015 से इसका नेचर क्वालिफाइंग हो गया। क्वालिफाइंग का मतलब है कि 200 में से 66 मार्क्स लाने हैं। 66.66 कट ऑफ नहीं है, केवल 66 मार्क्स का कट ऑफ है, मतलब 33% का कट ऑफ है। तो 1/3 नहीं कहेंगे हम इसे, 1/3 से कम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2015 से जो पेपर का पैटर्न है उसके सिलेबस में कुछ बदलाव है। एक नजर वो बदलाव देख लेते हैं। पहले डिसीजन मेकिंग के सवाल भी आते थे, नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल भी आते थे, लेकिन 2015 के बाद केवल 3 ही सब्जेक्ट बच गए हैं जिसे हम कह सकते हैं कि हां वही सवाल मोस्टली आ रहे हैं। मैथ्स के सवालों का वेटेज बढ़ गया है, अब ये 20 क्वेश्चन तक आता है। रीजनिंग के सवाल अपने प्रारंभ से लेकर अभी तक मेंटेन हैं, लेकिन पिछले सालों में गिरावट है। और कॉम्प्रेंशन के जो सवाल हैं जिन्हें हम गद्यांश कहेंगे, ये घबराना नहीं, कभी ज्यादा लग जाते होंगे आप लोगों को, लेकिन 28 है। अभी तक का 2021 से पहले के पेपर में 20-20 सवालों के 4 सेट होते थे। शुरुआत के 7-8 सवाल कॉम्प्रेंशन के और अगले 13-14 सवाल, 12-13 सवाल रीजनिंग मैथ्स के। इस बार नया पैटर्न था, 10 सवालों का ग्रुप था, 4-4, 3-3 सवाल कॉम्प्रेंशन के और 6-7 सवाल रीजनिंग के पूछे गए थे। पर आप जोड़ करके देखेंगे तो 28 सवाल यही है, पर अभी जोड़ 80 सवालों का नहीं हुआ। यूपीएससी ने नए 2 टॉपिक इंट्रोड्यूस किए जो उसके सिलेबस में थे, लेकिन उसने 2016-17 तक पूछा ही नहीं था। डाटा इंटरप्रिटेशन तो वो पूछ रहा था, लेकिन डाटा सफिशिएंसी पिछले 3 वर्षों में कुछ ज्यादा ही आ रही है। ये मान के चलिएगा कि जितने भी रिमेनिंग प्रश्न हैं वो डाटा सफिशिएंसी के हैं। ये थोड़ा कठिन होता है। इस डाटा सफिशिएंसी की खूबसूरती ये है कि इसमें आपको ये बताना नहीं है कि उत्तर क्या आया, बल्कि इसमें आपको ये बताना है कि यदि आपका उत्तर आया तो कौन सी जानकारी से। जिन लोगों ने पिछले प्रश्न देखे होंगे उन्हें याद आता होगा कि उसमें लिखा होता है कि कौन सी जानकारी पर्याप्त है। ऑप्शन ए केवल पहली, ऑप्शन बी केवल दूसरी, ऑप्शन सी दोनों मिलकर और ऑप्शन डी की जानकारी अपर्याप्त है। मतलब आपसे एग्जामिनर ये नहीं जानना चाहता है कि उत्तर क्या आया, बल्कि ये जानना चाहता है कि यदि उत्तर आया तो आपने उसे किस जानकारी से प्राप्त किया है। ये सवाल इसलिए कठिन है क्योंकि जैसे तुक्का लगाना चाहते हैं हम लोग कि चलो भाई एक प्रश्न है और 4 ऑप्शन है, हमें बी आंसर लगाना है, तो वहां तुक्का लगाने का कोई लॉजिक होता है। यहां तुक्का लगाने का क्या लॉजिक लगाएंगे जब हमें पता ही नहीं कि प्रश्न का उत्तर हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो डाटा सफिशिएंसी थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल होता है। ये पूरा कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। डाटा सफिशिएंसी कोई टॉपिक नहीं होगा, बल्कि पूरे रीजनिंग और मैथ्स से इसमें प्रश्न आते हैं।